इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा टेस्ट मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं? कौन से 3 खिलाड़ी टीम इंडिया के इंजर्ड हो गए हैं? उनकी जगह पे किसको शामिल किया गया है? प्लेइंग 11 क्या होगी टीम इंडिया की? आखिर क्यों टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी, कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल इतना कंफ्यूज हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि किस खिलाड़ी को सिलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का मैच क्यों कैंसिल हुआ? किन इंडियन खिलाड़ियों ने बैक ऑफ किया? शाहिद अफरीदी का क्या कहना है इसके ऊपर? इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंच सके और मुझे और प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं कि टीम इंडिया की मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत तीसरे टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग करते दौरान अपनी उंगली को चोटिल कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की थी। विकेट कीपिंग करने आए थे ध्रुव जुरेल। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन सेकंड इनिंग में चोट के कारण वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका खमियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए और वो मैच टीम इंडिया हार गया। अगर ऋषभ पंत को यहां ड्रॉप किया जाता है तो भाई साहब टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत इस समय का सबसे बड़ा खिलाड़ी है इंडियन टीम में से। और ऋषभ पंत ने इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली हुई हैं, कौन भूल सकता है बीजीटी का वो गाबा वाला मैच जो ऋषभ पंत ने जिता दिया था। अगर तीसरे टेस्ट मैच में भी ऋषभ पंत चल जाता तो आराम से ये मैच हम जीत जाते, क्योंकि ऋषभ पंत को फर्क नहीं पड़ता विकेट कैसी है, कंडीशन कैसी है, वो किस माइंड से खेलता है ये हम सब देख चुके हैं। सामने वाले टीम के गेंदबाज भी ऋषभ पंत का माइंड नहीं पढ़ सकते कि ये क्या करने वाला है, डिफेंड करने वाला है या अटैक करने वाला है। तो ऋषभ पंत तो प्लेइंग 11 में हो गए, लेकिन कंसर्न ये है कि उनकी उंगली अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुई है। बल्लेबाजी तो चलो वो कर लेंगे, लेकिन विकेट कीपिंग के लिए वो 100% फिट नहीं है। अगर वो फिट नहीं है तो फिर ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अगर ध्रुव जुरेल खेलेंगे तो फिर किसकी जगह पर खेलेंगे? क्या करुण राय को यहां पर ड्रॉप कर दिया जाएगा? वाशिंगटन सुंदर या नीतीश रेड्डी में से किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा, तब ध्रुव जुरेल को ऐड किया जाएगा? यही सबसे बड़ी मुश्किल है टीम इंडिया की। चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरा नाम शामिल हो गया आकाशदीप सिंह का। आकाशदीप सिंह जो बैक इंजरी से सफर कर रहे हैं, कहा जा रहा है शायद वो चौथा टेस्ट मैच ना खेले। अगर आकाशदीप सिंह नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पे कौन खेलेगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा टीम में शामिल कर लिया जाएगा? क्योंकि शार्दुल ठाकुर के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं कि वो भी खेलेंगे। अब प्रसिद्ध कृष्णा अगर वापस आते हैं, जिन्होंने पहला मैच भी खेला था, दूसरा मैच भी खेला था, पहले मैच की तो दोनों इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 से ऊपर की रन रेट से स्कोर लुटाए थे, और दूसरे टेस्ट मैच में वो बुमराह की जगह पर खेले थे, क्योंकि बुमराह बाहर हो गए थे, उनकी जगह आकाशदीप सिंह आ गए थे, और वही इकलौता मैच हम जीते हैं इस टूर पर, और उसमें आकाशदीप सिंह ने 10 विकेट निकाली थी। प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक इतना इंप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको टीम में शामिल करने से बॉलिंग लाइनअप फिर से कमजोर तो नहीं हो जाएगी? बुमराह का भी कहा जा रहा है शायद वो चौथा टेस्ट मैच ना खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच तो वो डेफिनेटली खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि बुमराह ने कहा था मैं 3 टेस्ट मैच खेलने वाला हूं, और इस टेस्ट मैच से इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच और कोई नहीं हो सकता। यही डिसाइडर मैच है, यही डू और डाई वाला मैच है, क्योंकि इस मैच में अगर बुमराह नहीं खेलते हैं और टीम इंडिया हार जाती है तो 5वां टेस्ट मैच तो वैसे खेलने का फायदा नहीं है। और अगर कहीं बुमराह को चौथे टेस्ट में रेस्ट दे दी जाती है तो भाई साहब समझ लीजिएगा कि ये जो टीम मैनेजमेंट है, कोच है, कप्तान है, बुमराह है, ये सब ड्रामे कर रहे हैं। इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कौन कौन से मैच खेलने हैं, कौन कौन से नहीं खेलने हैं। तो टीम इंडिया की मुश्किलें सिर्फ यहां नहीं रुकी थी, एक और खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है, वो है नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी को नी इंजरी हो गई है, और नी इंजरी के कारण हो सकता है अगले दोनों टेस्ट मैच से वो बाहर हो जाएं, क्योंकि टीम इंडिया अभी रिसेंटली फुटबॉलर क्लब से मिलने गई थी और वहां पर नीतीश रेड्डी नहीं गए थे। तो नीतीश रेड्डी नहीं गए थे, इसका मतलब उनकी जो इंजरी है वो सीरियस है, और अगर नीतीश रेड्डी बाहर होते हैं तो फिर से टीम इंडिया को माथापच्ची करनी पड़ेगी किस खिलाड़ी को नीतीश रेड्डी की जगह पे खिलाएं। नीतीश रेड्डी हालांकि फिलहाल बल्लेबाजी से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में जहां जरूरत होती है वो साथ दे जाते हैं। जहां मेन गेंदबाजों को रेस्ट चाहिए होती है तो नीतीश रेड्डी से गेंद करवा ली जाती है। नीतीश रेड्डी की जगह पे इनके पास ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर, लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर टीम में आएंगे तो फिर बाहर कौन होगा? ये 3 खिलाड़ियों की मैंने बात की जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे।
एक और खिलाड़ी हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, वो अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जिसको टीम इंडिया ने वैसे ही बाहर रखा हुआ था और बाहर से टोटली बाहर हो गए हैं क्योंकि उनके हाथ में प्रैक्टिस के दौरान चोट आ गई और वहां लगे हैं स्टिचेस, और स्टिचेस को रिकवर होने में 10 दिन का समय लगेगा और 10 दिन तक तो वैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए टीम इंडिया ने बैकअप के तौर पर अंशुल कंबोज को टीम में शामिल कर लिया है। तो क्या अंशुल कंबोज डायरेक्टली प्लेइंग 11 में हिस्सा बना पाएंगे या नहीं, ये तो भाई 23 तारीख को ही पता चलेगा। अब शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि टीम इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है, कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल, प्लेइंग 11 को लेके और टीम इंडिया के जो 15 खिलाड़ी हैं उसमें किसको शामिल करना है उसको लेकर इतना कंफ्यूज क्यों है। इसलिए कहा था मैंने क्योंकि इन्होंने अब शामिल कर लिया अंशुल कंबोज को। तो आप थोड़ा सा पैटर्न समझिए। जब टीम इंडिया का पहला टेस्ट मैच होने वाला था, इन्होंने बैकअप के तौर पर हर्षित राणा को अपने साथ रख लिया था और उस समय कहा जा रहा था कि अंशुल कंबोज को रखना चाहिए बैकअप के तौर पर, क्योंकि प्रैक्टिस मैच जो टीम इंडिया का हुआ था सीरीज शुरू होने से पहले, उसमें अंशुल कंबोज ने 5 विकेट निकाली थी और हर्षित राणा सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए थे। लेकिन टीम इंडिया ने आउट ऑफ द वे जाके हर्षित राणा को रख लिया, जिसमें बाद में गौतम गंभीर को काफी ट्रोल भी किया गया। कहा गया केकेआर के कोटा के नाते शायद हर्षित राणा को वहां रखा गया है। चलिए, उसके एक मैच के बाद हर्षित राणा को इन्होंने रिलीज कर दिया, वापस भेज दिया। अंशुल कंबोज भी वापस आ गए, हर्षित राणा भी वापस आ गए। मतलब तब इन्होंने प्रेफरेंस किसको दी थी? अंशुल कंबोज और हर्षित राणा में से हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी थी। लेकिन अब जब दोबारा से बैकअप के तौर पर किसी गेंदबाज को बुलाना है तो अब इन्होंने हर्षित राणा को क्यों नहीं बुलाया? जब आप किसी 2 गेंदबाज में से एक को प्रेफरेंस देते हो और दोबारा जब चुनने की बारी आती है आप उसको नहीं चुनते, किसी दूसरे वाले को चुन लेते हो, तो भाई साहब ये किस तरीके की सिलेक्शन कमेटी चल रही है? क्या सोच है इसके पीछे? अगर अंशुल कंबोज को सिलेक्ट करना था, जो कि बनते थे सिलेक्ट होना, आपने तब सिलेक्ट नहीं किया और अब आप अंशुल कंबोज को बुला रहे हो, हर्षित राणा को नहीं बुला रहे हो, तो मुझे तो लगता है सिलेक्शन कमेटी के थॉट्स ही क्लियर नहीं है। पता ही नहीं है किस गेंदबाज को रखना है और किस गेंदबाज को नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लेजेंड्स के बीच में जो संडे को मैच खेला जाने वाला था, वो क्यों कैंसिल कर दिया गया। जब यह खबर सामने आई कि संडे को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है और पाकिस्तान की टीम के अंदर शाहिद अफरीदी भी इंक्लूडेड हैं, शाहिद अफरीदी जो नेशनल मीडिया पर बैठकर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि पहलगाम का जो अटैक है वो खुद इंडियन आर्मी ने ही करवाया था, उस खिलाड़ी के साथ जब ये मैच खेलने जाने वाले थे तो भाई साहब ट्रोलिंग शुरू हो गई, बायकॉट शुरू हो गया। तब जाके टीम इंडिया कुछ खिलाड़ियों को लगा कि नहीं, ये मैच हमको नहीं खेलना चाहिए। सबसे पहले 3 खिलाड़ी हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने अपना नाम वापस ले लिया कि हम ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। उसको देखकर शिखर धवन जो पहले ही एक मेल कर चुके थे, उस मेल को अटैच करते हुए उन्होंने कहा कि देश पहले है, मैं भी ये मैच नहीं खेलूंगा। और धीरे धीरे बाकी और खिलाड़ियों ने भी इस मैच खेलने से मना कर दिया और ये मैच को कैंसिल कर दिया गया। और जब ये मैच कैंसिल हुआ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो तो वो खिलाएंगे ही, वो तो इंतजार कर रहे थे हमको कंटेंट मिलेगा, इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलेगा और हम बोलेंगे कि यार देखो, आप आर्मी आपस में लड़ते हो लेकिन क्रिकेट अपनी जगह है। कुछ एक यूट्यूबर को तो मैं सुन रहा था पाकिस्तान के, वो तो ये कह रहा था कि क्रिकेट अपनी जगह पे होना चाहिए और देश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अपनी जगह पे होना चाहिए। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, कोई एक बंदा अगर उसकी माँ को गालियां देगा तो क्या वो उसके साथ क्रिकेट मैच खेल लेगा? तब भी यही कहोगे कि भाई साहब नहीं, लड़ाई अपनी जगह है, मैच अपनी जगह है, कोई तुक बनता है। शाहिद अफरीदी वो शख्स है जो शरेआम इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, तो उसके साथ हम एक स्टेज कैसे शेयर कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैच कैंसिल करके टीम इंडिया ने बहुत बड़ी बात की है। इसके जवाब में शाहिद अफरीदी से पूछा गया आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आपको यहां आने की ही क्या जरूरत थी? आप यहां आए क्यों अगर मैच ही नहीं खेलना था? आप पहले ही बोल देते हमने नहीं खेलना है मैच, यहां आकर मैच वाले दिन आप ये बोल रहे हो कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तो ये गलत बात है। भाई साहब, शाहिद अफरीदी के बयान को ना वैसे भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अभी लेजेंड्स का मैच है, आप एशिया कप आने दो। एशिया कप में जो कह रहे हैं ना कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी, उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उस दिन भी देखना ये मैच कैंसिल कर दिया जाएगा और मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मैच कैंसिल होने से जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड करवा रहे हैं, जो कमेटी है, उनको चिंता पड़ गई है। अब वो आज मीटिंग रखने वाले हैं, मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का कैसे करना है। अगर ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में आती हैं तो किस तरीके से इनका सेमीफाइनल अवॉइड किया जाए, और अगर ये दोनों टीमें फाइनल में आती हैं तो फिर फाइनल किस तरीके से करवाया जाए। तो ये सारी चीजें आज डिसाइड हो जाएंगी, पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा, ये तो डिसाइडेड ही है।